दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टर के यूज़फुल इंग्लिश इडियम्स के वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ऐसे इडियम्स के मीनिंग को सीखेंगे, मुहावरों के मीनिंग को सीखेंगे, कहावतों के मीनिंग को सीखेंगे जो कि हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इन इडियम्स को अपने डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ करेंगे, राइटिंग में यूज़ करेंगे तो दूसरे के ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला इडियम है अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से, 1000 अल्फाज से बेहतर होती है या उसका वर्थ उतनी होती है जितनी 1000 शब्दों की होती है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आप ऐसा समझ सकते हैं कि देखें, जिस तरह हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, जिस तरह साइंस की कोई बुक है तो उसमें डायग्राम्स बनी होती हैं और वो डायग्राम्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती हैं बजाय इसके कि वहाँ पे 7 के पेज पे 1000 वर्ड्स लिखे हों। वो पढ़ के हमें वो चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन वो डायग्राम देख के, वो पिक्चर देख के हमें कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब यही होता है कि कई दफ़ा जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हम कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर सक रहे होते वर्ड्स के ज़रिए, वो हम पिक्चर्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो एक पिक्चर 1000 वर्ड्स के इक्वल होती है। एक साइड पे मैं 1000 वर्ड्स बोल दूँ, एक साइड पे मैं पिक्चर लगा दूँ, तो शायद आप पिक्चर देख के ज़्यादा आसानी से समझ सकें। दूसरा इडियम है एप्पल ऑफ माई आई या एप्पल ऑफ समवन्स आई। जिस तरह हम कहते हैं किसी की आंख का तारा होना, ठीक है, ही इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, कि वो अपनी माँ की आंख का तारा है। तो एप्पल ऑफ माई आई का मतलब है मेरी आंख का तारा। माई सन इज एन एप्पल ऑफ माई आई, मेरा बेटा मेरी आंख का तारा है। अराउंड द कॉर्नर, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल कोने पे। जिस तरह कोने पे दुकानें होती हैं, हर स्ट्रीट के कोने पे दुकान हुआ करती थी, तो उसे कहते थे अराउंड द कॉर्नर। द शॉप इज अराउंड द कॉर्नर। दुकान मतलब कोने पर ही है। इसका मीनिंग ये होता है कि बस आपकी मंजिल पहुंच गई है। हम पूछेंगे यार हमने पहुंचना था, कब पहुंचेंगे? तो हम कहेंगे यार योर डेस्टिनेशन इज अराउंड द कॉर्नर, कि आपकी डेस्टिनेशन बस ये कोने पर ही है, यानी कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। एज सच, जैसा कि, मतलब मैं आपको चीज़ें समझा सकता हूँ, जैसा कि मैं इस एग्जाम्पल को दे सकता हूँ। आई कैन गिव यू मैनी एग्जाम्पल्स एज सच, और आगे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ। जैसा कि, एज सच का मीनिंग है जैसा कि। एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट, अगर आपने इंग्लिश फिल्म्स देखी हों या फिर आपने अंडरटेकर रेसलर को देखा हो, तो वहाँ पे वो उसका डायलॉग था एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट। तो जब कोई मरता है तो उस वक्त ये मुहावरा बोला जाता है कि देखें, कई लोग जो होते हैं मुर्दे को जला देते हैं तो उसकी एशेज बन जाती हैं। उससे निकला है कि एशेज टू एशेज, डस्ट टू डस्ट, के मट्टी में मिलके मट्टी होना है। इसके बाद है जी बेयर नेसेसिटीज। नेसेसिटीज, बेयर नेसेसिटीज क्या होते हैं? जिस तरह हम किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे हमारा जो फ्लैट है उसमें बस मतलब पानी आता है, बड़ी मुश्किल से गैस आती है और बिजली आती है, पंखे शंखे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम कहेंगे इसमें से बेयर नेसेसिटीज हैं, यानी कि जो आम ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उधर सिर्फ वो हैं, सिर्फ मतलब जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं, बेयर नेसेसिटीज़। ठीक है जी। या फिर ज़िंदगी में हम कहते हैं कि बेयर नेसेसिटीज़ क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान।
इसके बाद हमारे पास इडियम है बेयरर ऑफ बैड न्यूज़। बेयरर होता है जिसने पहना हो, ठीक है। ऑफ बैड न्यूज़, बुरी खबर का पहुंचाने वाला। हम कहते हैं यार यू शुड बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज़ एंड ब्रेक द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। कि मतलब आपको बुरी खबर पहुंचाने वाला बनना पड़ेगा और उसको उसके वालिद की, पिता की डेथ के बारे में बताना होगा। तो बेयरर ऑफ बैड न्यूज़ कहते हैं जो कि बुरी खबर लेके आने वाला, बुरी खबर देने वाला। या कोई ऐसा बंदा हमें मिलता है जो हमेशा ही बुरी खबर देता है तो हम कहते हैं यार ही इज़ द बेयरर ऑफ द बैड न्यूज़, कि वो तो बुरी खबरों का ही पहुंचाने वाला है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो इडियम है वो है ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में है। कुछ लोगों को कोई चीज़ खूबसूरत लगेगी, दूसरे को दूसरी चीज़ खूबसूरत लगेगी, तीसरे ग्रुप को तीसरी लगेगी, किसी बंदे को कुछ और लगेगी। तो हम कहते हैं कि जो खूबसूरती है वो देखने वाले की आंख में है। तो उस सेंस में हम ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर के मुहावरे को यूज करते हैं। इट्स बेटर लेट देन नेवर, कि इसका मीनिंग ये है कि बेहतर है कि आप देर से पहुंच जाएं बजाय इसके कि आप कभी ना पहुंचें। कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंचें। जिस तरह आपने रोड्स पे देखा होगा साइन लगे होते हैं बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि ओवर स्पीडिंग किल्स, तो इसलिए लिखा होता है बेटर लेट देन नेवर, यानी कि स्पीड लिमिट में रहें और एहतियात से गाड़ी चलाएं। फिर है जी बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि बड़ी मछली तलने के लिए। इसका मीनिंग ये है जिससे हम कहते हैं, आप मुझे कहते हो यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट है 5 दिन का है, आपको मैं 10,000 दूंगा, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं यार आई कैंट डू इट बिकॉज आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं करने के लिए। बिगर फिश टू फ्राई यानी कि ज़्यादा बड़े काम हैं करने के लिए। यार मैं छोटे छोटे मसलों में क्या तुम लोगों की फैसिलिटेशन करूँ, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मेरे पास ज़्यादा बड़े मसले हैं हल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है बाइट द बुलेट, यानी कि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई और उसको आपने, कुछ लोग तो भाग जाते हैं उस प्रॉब्लम को देख के, लेकिन आप डटे रहे और आपने उस प्रॉब्लम को खड़े होकर फेस किया, तो हम उसको कहेंगे यू हैव बिटन द बुलेट, यानी कि आपने बड़ी प्रॉब्लम को मतलब अच्छे तरीके से फेस किया है। प्रॉब्लम लगी थी आपको लेकिन आपने उसको बाइट कर लिया, यानी कि मुंह में पकड़ लिया बुलेट को, प्रॉब्लम को सामने से पकड़ के उसे सॉल्व किया। तो उस वक्त हम बाइट द बुलेट का मुहावरा यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है जी ब्रेड एंड बटर, डबल रोटी और मक्खन। ब्रेड एंड बटर का मतलब ये होता है जिस तरह रोज़मर्रा का खाना जो हम खाते हैं, ग्रोसरी करते हैं, उसको कहते हैं ब्रेड एंड बटर। जिस तरह हम कह सकते हैं ही वर्क्स हार्ड फॉर द ब्रेड एंड बटर ऑफ हिज फैमिली, वो अपने खानदान के खाना खिलाने के लिए बहुत मेहनत करता है। यानी कि 2 वक्त की रोटी जिसको हम कहते हैं ना, उसको कहेंगे ब्रेड एंड बटर। रोज़ाना की जो खाना या भोजन हम खाते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, तो उसे कहते हैं ब्रेड एंड बटर। अब कहते हैं यार तुझे तो बड़े पैसे मिल रहे होंगे, मैं कहता हूँ नहीं यार इस नौकरी में कोई पैसे नहीं है, बस ब्रेड एंड बटर ही चलता है यार, यानी कि बस रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं, इतने ही पैसे मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास इडियम है केस इन पॉइंट। केस इन पॉइंट का मतलब यह है कि इस वक्त कौन से नुक्ते को हम डिस्कस कर रहे हैं,
यानी कि कोई चीज़ हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस तरह वकील होता है तो वो कहता है कि केस इन पॉइंट ये है कि इस वक्त हमने किस चीज़ पे डिस्कशन करनी है, या डिस्कशन से ना हटो, केस इन पॉइंट ये है कि हमने इंग्लिश इडियम्स को अच्छे तरीके से यूज़ कैसे करना है। चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ हार्ट का लिटरल मीनिंग है दिल का बदलना। जैसे हम कहते हैं ना, यार उसके दिल में रहम पैदा हो गया, उसके एक बंदा था बड़ा जालिम था, लेकिन उस बच्चे की स्टोरी सुन के उसका चेंज ऑफ हार्ट हो गया, उसका दिल बदल गया, वो रहम दिल हो गया, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं चेंज ऑफ हार्ट। यह है कि कोई बंदा था जो आपकी मदद नहीं करता था, आपका दुश्मन था, एकदम आपका दोस्त बन गया, तो आप उससे पूछेंगे व्हाई दिस चेंज ऑफ हार्ट, ये मतलब अब बदली अदला बदला तुम्हारे दिल कैसे बदल गया है कि तुम एकदम दोस्त हो गए हो, मतलब कोई पीछे तुम्हारा मतलब तो नहीं है, तुम्हारा मतलब तुम कोई बहुत बड़ा सेल्फिश बंदा हो और वो आपका ये शो करे कि मैं आपका काम कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे व्हाई दिस चेंज ऑफ हार्ट, कि एकदम तुम बदल गए, पहले तो तुम ये कह रहे थे। इसके बाद है जी डबल एज्ड सॉर्ड। डबल एज सॉर्ड यानी कि दो धारी तलवार। दो धारी तलवार क्या होती है, वो बड़ी खतरनाक होती है। तो अगर लेट सपोज हम कोई ऐसा जिसका रस्सी के ऊपर वो चलता है बंदा, तो वो दोनों साइडों से गिर सकता है, तो इस तरह का भी काम हो सकता है। या हम कहते हैं कि यार ये जो नौकरी है ना, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। एक तरफ बॉस का मसला रहता है, दूसरी तरफ क्लाइंट का मसला रहता है, मैं तो फंसा हुआ हूँ, यानी कि यहाँ इसका काम करूंगा तो ये मुझे मारेगा, ये करूंगा तो वो काम नहीं होगा। तो उस वक्त हम कहते हैं डबल एज्ड सॉर्ड, यानी कि कोई बहुत ही ऐसा मुश्किल काम हो जो कि आपको बहुत मुहतियात एहतियात के साथ करना हो। अगर आप ज़रा भी इधर उधर देखें तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है डबल एज्ड सॉर्ड है, यानी ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इसको हैंडल बहुत ही मतलब एहतियात से करना है। फिर है जी ड्रॉप इन द बकेट। समुंदर में कतरा डालना, बाल्टी में कतरा डालना। तो हम कहते हैं कि हम किसी चैरिटी की हेल्प कर रहे हैं, तो हम कहते हैं उसको हमने 200 रुपये दिए, तो हम कहते हैं इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट, लेकिन इट्स माई कंट्रीब्यूशन। यानी कि ये सिर्फ बाल्टी में एक कतरा है, जिस तरह मैं इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ, तो इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट, लेकिन इट्स माई कंट्रीब्यूशन। कि ये सिर्फ मैं जो मेरा चैनल है इंग्लिश सिखाता है, लेकिन वो सिर्फ मतलब क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और भी चैनल्स हैं, आपके पास बुक्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं हर जगह से। तो हर कोई ड्रॉप ड्रॉप करके डाले तो बकेट फुल हो जाती है। या आप चैरिटी में पैसे डालें थोड़े थोड़े करके, तो वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकती है। तो ड्रॉप इन अ बकेट ये होता है कि बाल्टी में एक कचरा डाला, दूसरा डाला, यानी कि हर कोई ड्रॉप डाले। और जब आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं इट्स जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट, बट आई कैन जस्ट डू इट। मैं अब सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। फर्स्ट का मतलब पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिससे मैं कहता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए फर्स्ट एंड फोरमोस्ट आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। यानी कि सबसे पहले आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है ताकि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकें। फॉलो द सूट, इसका मतलब ये होता है कि किसी की पैरवी करना, किसी के पीछे चलना। तो आपने कोई थ्योरी दी थी, ये लेट सपोज हमारा एक दोस्त है वो बहुत मेहनत करता है, तो अब हम उसका सूट को फॉलो करते हुए मेहनत करेंगे। हम कहते हैं वी विल फॉलो हिज सूट एंड बिकम रिच। हम उसके सूट को उसको फॉलो करेंगे जिस तरह उसने जिस बात को फॉलो किया था, और अमीर बनेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए खाना। फूड फॉर थॉट का क्या मतलब होता है, यार मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, उसके ऊपर सोचो। ठीक है,
हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, मैं आपको फूड देता हूँ सोचने के लिए। द फूड फॉर थॉट इज एज फॉलो, और मैं नीचे अपने पॉइंट्स बता देता हूँ कि आप इस चीज़ पे सोच सकते हो, इस चीज़ पे सोच सकते हो, या मैंने आपको किसी भी चीज़ पे सोचने पे मजबूर किया है तो मैंने आपको फूड फॉर थॉट दिया है। इसके बाद है जी फूल मी वंस। फूल मी वंस का मतलब होता है कि किसी को एक दफ़ा बेवकूफ़ बनाना। एक दफ़ा मतलब इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी ने धोखा देके हमसे पैसे एक दफ़ा ले लिए, और वो फिर से आ गया और नई कहानी बना के हमसे पैसे लेना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे यू हैव फूल्ड मी वंस बट यू कैन नॉट फूल मी ट्वाइस। तुमने मुझे एक दफ़ा बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन तुम मुझे दो दफ़ा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो फूल मी वंस का ये मतलब होता है कि भाई तुमने मुझे एक दफ़ा बेवकूफ़ बनाया है, आप नहीं बना सकते। फॉर बेटर और फॉर वर्स, बेहतरी के लिए या बुराई के लिए। जब आप कहते हैं यार मैं मेहनत कर रहा हूँ फॉर बेटर और वर्स, इस दफ़ा मैंने पास हो जाना है, कि बेशक बेहतर हो या बुरा हो, जितने भी नंबर आए मतलब मैंने पास होना है। फॉर बेटर और वर्स, या आई विल वर्क हार्ड फॉर बेटर और वर्स, मैं मतलब मेहनत करूँगा चाहे रिजल्ट अच्छा निकले या बुरा निकले। इसके बाद हमारे पास है जी फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड। इसका मीनिंग ये होता है कि बहादुर ही का किस्मत साथ देती है। जो रिस्क लेता है वही कामयाब होता है, उसी के पास पैसे आते हैं। जो बंदा रिस्क नहीं लेता, 40 साल नौकरी करता रहता है छोटी सी, तो वो वहीं पे नौकरी कर जाता है। लेकिन अगर कोई बंदा कारोबार करता है, बिजनेस करता है, उसमें वो रिस्क लेता है, तो ये होता है कि उसकी किस्मत बदल जाती है और फिर वो अमीर हो जाता है। तो उस सूरत में हम कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, बहादुर लोगों ही की किस्मत साथ देती है। मेहनत मतलब रिस्क लेने वालों को ही रिवॉर्ड मिलता है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, जो अजीम जहन होते हैं वो एक साथ ही सोचते हैं। अब हम किसी मसले में फंसे हुए थे तो आपने भी उसका वही सोल्यूशन सोचा, मैंने भी वही सोल्यूशन सोचा, वो बेस्ट सोल्यूशन है, तो मैं कहूँगा ओ गुड यार, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। जो बड़े जहन है वो एक साथ ही सोचते, मतलब एक जैसा ही सोचते हैं, वो यानी कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी तरह से निकालते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है जी ग्रीन विद एनवे, यानी कि जलन से, हम ये नहीं कहते जलन से मतलब सड़ जाना, तो इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन विद एनवे। किसी को इतनी जलन हुई, आपके ने नई गाड़ी ली तो आपका जो कलीग है वो क्या हो गया, ग्रीन विद एनवे हो गया, एनवाय हो गया, यानी कि जलन से वो सड़ गया। हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे हैंड इन हैंड के साथ, यानी कि हाथों में हाथ डाल के हम सब मिलके इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। सारे मिलकर कोई काम करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, तो हम हैंड इन हैंड कहेंगे। इसके बाद है जी हैंग इन देयर। हैंग इन देयर मतलब अब कोई बंदा है वो गिरने वाला है, तो उसने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, ठीक है, छत या कोई रेलिंग पकड़ी हुई है, उससे वो लटका हुआ है, तो हम कहते हैं यार हैंग इन देयर, मैं आ रहा हूँ। इसी तरह यानी कि कोई प्रॉब्लम में है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो हम उसे कहेंगे हैंग इन देयर आई एम कमिंग, मतलब तुम बस थोड़ी देर मतलब इस प्रॉब्लम को रोक के रखो, ये लटक के रखो, मैं बस तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। हैंग इन देयर। हैव फन, यानी कि मज़े करो। अब ये है कि आपके दोस्त जो है पार्टी में जा रहे हैं, आपने पढ़ना है, तो आप कहते हैं यार हैव फन, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय करो, मज़ा करो, ठीक है, तो हैव फन उस वक्त हम यूज़ करते हैं। होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, घर वहाँ पर है जहाँ पर दिल है, ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं ना यार, मतलब घर तो घर वाली से बनता है, या फिर घर जो है रहने वालों से बनता है, ठीक है, या फिर ये होता है कि लेट्स सपोज
आप जो है नौकरी के लिए विदेश गए हुए हैं, बाहर के मुल्क गए हुए हैं, लेकिन आपका दिल जो होता है अपने देश में होता है, अपने मुल्क में होता है, वहाँ की चीज़ें याद आती हैं, तो हम कहते हैं होम इज़ वेयर द हार्ट इज़, यानी कि जहाँ दिल होता है वहीं पे घर होता है। इसके बाद हमारे पास है हाउ यू डूइंग, यानी कि हाउ आर यू डूइंग, आप क्या कैसे हैं। हाउ यू डूइंग का मतलब होता है यार कैसा चल रहा है, जिसे हम कहते हैं ना कैसा चल रहा है, तो इंग्लिश में हम कहते हैं हाउ यू डूइंग, या हाउ आर यू डूइंग, फॉर्मली हाउ आर यू डूइंग। हसल एंड बसल, हसल एंड बसल जिस तरह शहर में जाते हैं तो हर जगह रश लगा हुआ है, रश रुश है, शोर शराबा है, तो उसको कहते हैं हसल एंड बसल, कि शहर के शोर शराबे में तो तुम मुझे भूल ही गए। यू हैव फॉरगॉटन मी इन द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी। आगे चलते हैं जी। इसके बाद हम क्या है हमारे पास जो इडियम है वो है इग्नोरेंस इज अ ब्लेस, या इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग, के जहालत कभी कभार ब्लेसिंग भी होती है। अगर ना पता हो तो ये ब्लेसिंग भी हो सकती है। अब लेट सपोज मेरा गला खराब है, फ्लू हुआ है, और मुझे नहीं पता, या लेट सपोज कोई और किसी का गला खराब है, उसे फ्लू हुआ है और उसे नहीं पता कि उसे कोरोना वायरस का अटैक हुआ है, और वो ठीक भी हो जाता है, तो उस वक्त जो था वो इग्नोर था, इग्नोरेंस में था, उसको नहीं पता था कि उसे कोई मुश्किल बीमारी हुई है, और वो सही भी हो गया। अगर तो उसे पता होता तो शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान होता, हाइपरटेंशन में आ जाता, ब्लड प्रेशर उसका हाई हो जाता, सोच सोच के बीमार हो जाता। तो उस सूरत में हम कहेंगे कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेस, या इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग। कई दफ़ा अगर आपको चीज़ नहीं भी पता तो वो भी ब्लेसिंग होती है। जिससे हम बहुत से लोगों को बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं, वो फिर परेशान ही रहते हैं, और एक बंदे उसे पता ही नहीं है, वो टाइम गुजर गया, तो उस वक्त हम कहेंगे यार इग्नोरेंस इज़ अ ब्लेसिंग, कि उसे पता भी नहीं था, और दूसरा बेचारा परेशान हो के मर गया कि ये टैक्स जमा कराना है, ये करना है, उससे पता भी नहीं था, और वो आराम से निकल गया। इस तरह भी कह सकते हैं इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग। इसके बाद है जी इन मेमोरी ऑफ, किसी की याद में, इसकी याद में। आज की जो महफिल है, हम इन मेमोरी ऑफ मिस्टर ABC, वो मर चुके हैं, तो उनकी याद में हम एक महफिल सजा रहे हैं, बना रहे हैं, तो उस वक्त हम कहते हैं इन मेमोरी ऑफ मिस्टर ABC। इन्स एंड आउट्स, इन्स एंड आउट्स का क्या मतलब होता है। अब देखें एक बंदा है, वो एक मैकेनिक है गाड़ी का, ठीक है, और वो इतना सही मैकेनिक है कि हम कहते हैं कि उसको अंदर और बाहर हर चीज़ का पता है, इस गाड़ी का इन्स एंड आउट्स का पता है। मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं उसे 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके इन्स एंड आउट्स का पता है कि उसमें क्या खामियां हैं, क्या उसकी खूबियां हैं। ठीक है, खामियों और खूबियों का जब आपको पता हो, एक एक हम कहते हैं ना मैं तेरी नस नस से वाकिफ़ हूँ, तो उसको हम उस तरह कहते हैं कि इन्स एंड आउट्स से मुझे मुझे इसके इन्स एंड आउट्स का पता है कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके बाद दोस्तों हम कहते हैं इट इज़ व्हाट इट इज़। तो हम हमने किसी को कोई चीज़ ऑफर की, वो कहते बस यार मतलब ऐसा साइकिल जो है इसमें बस यही चीज़ें हैं, हम कहते हैं यार इट इज़ व्हाट इट इज़, यही है जो नज़र आ रहा है, ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, आपने लेनी है तो ले लो, ये है, जो नज़र आ रहा है वही है, इट इज़ व्हाट इट इज़। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते कुत्तों को सोने दो। गली में जो कुत्ते सो रहे हैं, आप उनसे जाके पंगा लोगे तो क्या होगा, वो आपके ऊपर भौंकेंगे या फिर आपको पकड़ के काटेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो कुत्ते सो रहे हैं उनको सोने दो, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम मतलब कोई प्रॉब्लम पड़ी हुई है दूर, तो बजाय इसके कि आप उसे पंगा जाके लें, आप कहते हैं लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोते हुए कुत्तों को सोने दो, पहले हम ये काम करते हैं, इनको बाद में देख लेंगे कि इनको क्या करना है। अभी तो ये प्रॉब्लम्स दूर है ना, अभी जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं,
और लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। जो तो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। अब ये है कि लेट सपोज आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है और ये है, इस तरह है, वो है, फिर आप इधर उधर की कहानियाँ शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस, और ये बताओ कि पैसे हैं आपके पास, क्योंकि मेरे चार्जेस ये हैं, लेट सपोज। तो या फिर हमने कोई मीटिंग करनी है, तो मैं वहाँ इधर उधर की छोड़ना शुरू कर देता हूँ, या ऐसे ही आपसे पूछता हूँ आपकी फैमिली कैसी है, अच्छा अच्छा, कहाँ पे रुके हुए हैं, अच्छा इस बात। तो आप कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। नाउ लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस, और बिजनेस की बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन में, अब लेट सपोज कोई इंग्लिश का न्यूज़ है, उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको हिंदी और उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंग्लिश में जो नॉवल लिखा हुआ है, जो न्यूज़ है, उसको मतलब जब मैं ट्रांसलेट करके आपको समझाता हूँ तो वो मज़ा नहीं आता। जैसा कोई शेर है उर्दू में लिखा हुआ है और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इंग्लिश में, तो उसका मज़ा नहीं आता, वो उसका एसेंस जो है वो खो देता है अपनी, वो जो होती है अफादियत। तो उसको हम कहते हैं यार ये तो सारा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ही हो गया कि जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया, अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की, तो वो जो मैं चीज़ कहना चाह रहा था वो कह ही नहीं सका। दोस्तों मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। इसका एक और नेक्स्ट पार्ट है, उसको ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक चीज़ अब जो है, आपने एक्सरसाइज के तौर पे, टेस्ट के तौर पे, इनमें से कोई भी एक मुहावरा लेना है, एक इडियम लेना है, और उसको यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक सेंटेंस बना के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पेस्ट करना है, पोस्ट करना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.